किसान आज एक बार फिर आंदोलन करने के इरादे से दिल्ली कूच करने की तैयारी करते रहे। दूसरी ओर पुलिस ने भी पूरे दल बल के साथ हालात काबू करने के लिए कमर कसी, लेकिन दिन भर सबसे ज्यादा आफत उन लोगों की बढ़ गई जो दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों में रहते हैं। दफ्तर जाना हो तो मुसीबत, मरीज को अस्पताल ले जाने में मुसीबत, बच्चों को स्कूल जाने में मुसीबत। यही नहीं, जरूरी काम के लिए बाहर से दिल्ली आ रहे लोग भी आज का दिन भूल नहीं सकेंगे। आप खुद ही देखिए और सोचिए, आखिर दिल्ली वालों का क्या कसूर है। तो हमें ऑफिस का काम करना है, बहुत सारे काम तो सफर हो ही रहा है ना। कल भी काफी जाम था, कल भी पौने घंटे में निकल गया हूँ मैं। बसें यहाँ पे बंद है तो फिर बस वाले भी उतारेंगे, कहाँ जाएगी बस। दिल्ली कूच करने के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा दिख रहा है। मांगे पूरी करवाने के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह दुरुस्त कर ली है। इस बीच आंसू गैस के गोले भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी भी दिल्ली कूच करने के लिए भरसक कोशिश में जुटे हैं। हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस द्वारा बिछाया कंटीले तारों का जाल शंभू बॉर्डर पार करने में बाधा बना हुआ है। दरअसल पुलिस वाले सुबह से ही यहां डटे हुए थे, लेकिन इन हालातों से देश का अगर कोई हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो है दिल्ली और उसके आसपास के सटे बॉर्डर एरिया। यहाँ आम लोगों के लिए आज मुसीबत भरा दिन है। मामला सरकार और किसान के बीच का है, लेकिन मुश्किलों का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ लोग सुबह सुबह अपने घरों से काम के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। जो किसान हैं, जो आज दिल्ली कूच का उन्होंने आह्वान करा था, वो दिल्ली की सीमा के अंदर ना प्रवेश कर पाए। अब एक लेयर और आगे भी अगर आप देखेंगे तो सेम तस्वीर आपको आगे की तरफ दिखाई देगी। 1 घंटे में पहुंचना था। 1 घंटे में पहुंचना था। अभी मतलब स्थिति क्या लग रही है कि मतलब 1 घंटा इसी पुल को पार करने में लग जाएगा? लग तो रहा है कि 1 घंटे लग जाएगा। आईजाई एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते हों या सुबह गुरुग्राम के रास्ते, आम लोगों के लिए ये भयानक जाम किसी सजा से कम नहीं थे। अब आप अलग अलग कैमरों से अलग अलग जगहों की जाम से बनी स्थिति को देखिए। ये ट्रैफिक जाम आम दिनों जैसा नहीं है, जबकि रैपिड एक्शन फोर्स भी मोर्चा संभाले हुए है। दूसरी ओर वज्र वाहन भी मुस्तैद है। दिल्ली में अवैध सुरक्षा व्यवस्था तो बनाई गई, लेकिन आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली आने वाली बसों के यात्रियों को पहले ही उतरने को मजबूर होना पड़ा। बसें यहाँ पे बंद है तो फिर बस वाले भी उतारेंगे, कहाँ जाएगी बस। पैदल ही आप लोगों को जाना पड़ रहा है। अब यहाँ से आगे तक पैदल ही जाना पड़ेगा, तो और कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी जब 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था तब भी यही स्थिति थी? पहले तो और ज्यादा, वो इससे ज्यादा बुरी स्थिति थी। पहले तो 20 मील तक ही किसान बैठे हुए थे, पूरा रोड जाम था। तो हाथ पैर से तंग है, हम तो फिर भी जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने सुरक्षा दृष्टि से सिंघू बॉर्डर को सील किया हुआ था ताकि हालात काबू में रखे जाएं। वहीं एक मरीज को ले जा रही ये एम्बुलेंस सिंघू बॉर्डर पर फंस गई। आप देख लीजिए, ये समय स्थिति है यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर, जहाँ पर हर तरफ से लोगों को परेशानियां ही परेशानियां लगातार हो रही हैं। ये आप देखिए, एम्बुलेंस है, क्रिटिकल केयर पेशेंट है, लेकिन पेशेंट्स भी बॉर्डर को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है उस किसान आंदोलन की सुगबुगाहट की जमीनी हकीकत। दिल्ली कूच के चलते दिल्ली और हरियाणा में धारा 144 भी कई जगह लगाई, जबकि दिल्ली के 3 प्रमुख बॉर्डर एरिया सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड लगाए गए ताकि दिल्ली को महफूज रखा जा सके। तो वहीं कुछ लोग दिल्ली के बाहर से आ रहे थे तो उन्हें भी इन समस्याओं से दो चार होना पड़ा। अब हरिद्वार से निकला हुआ मैं सुबह से। ठीक है, बच्चे साथ में हैं।
बताओ कि आगे फंसा दिया इन्होंने तो। ये अभी जबकि रूट में ये दिखाया जा रहा था कि एक एक गाड़ी करके निकाल रहे हैं, अब ये एक एक गाड़ी भी नहीं निकालने दे रहे। बताओ क्या करें, ये जनता को परेशानी है इससे। आपको बता दें कि दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए 2 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए थे। दिल्ली नोएडा के बॉर्डर से सटे स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई। लाल किले में एंट्री भी बैन थी। लोग जाम में फंसने को मजबूर रहे। जबकि हरियाणा सरकार ने 15 जिलों में धारा 144 लागू की और कई जगह इंटरनेट सेवाएं भी बंद की। आपको बता दें कि पुलिस ने यहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसी तैयारी की थी कि पूरी दिल्ली छावनी में बदल गई। सड़क पर कीलों का जाल भी बिछाया गया। पूरी तरीके से यहाँ पे बैरिकेटिंग है। हालांकि ट्रैफिक को अभी जाने दिया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे कई किलोमीटर लंबा जाम भी लगा हुआ है। तो ये ड्रोन हो गया, चाहे दूसरी तरह से अगर हम बात करें, ये पिलर्स जो आप देख रहे हैं सामने, ये पिलर्स यहाँ रखे गए हैं ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो उससे निपटने के लिए, उस पूरे रोड को बंद करने के लिए यहाँ पर ये पिलर्स खड़े किया जा सके। वैसे नोएडा आने जाने वाले रास्तों पर भी हालात कोई जुदा नहीं थे। यहाँ भी रैंक की गाड़ियां बता रही हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। सवाल है कि आंदोलन के नाम पर दिल्ली और उसके आसपास के लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूट पड़ता है? इनका क्या कसूर है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के पास की एक और तस्वीर देखिए। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। यहां हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। यहां हालात ऐसे रहे मानो कोई जंग का मैदान हो। आप भी देखिए शंभू बॉर्डर पर आखिर इतना हंगामा कैसे हुआ। ये है शंभू बॉर्डर। यहाँ घमासान तेज होता जा रहा है। आंदोलनकारी हर हाल में दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से कमर कसे हुए है। हालात इतने बिगड़े दिख रहे हैं कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। इस बीच ये ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है। नीचे जमा लोग भी पुलिस की अभेद्य व्यवस्था से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब पुलिस को भी मजबूरी में आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। लोगों को तीतर बीतर किया जा रहा है। चारों तरफ हंगामा मच गया है। इस वक्त की जो आप तस्वीरें देख रहे हो, आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा साफ तौर पर कितने आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। तकरीबन पिछले 10 मिनट से इसी तरीके से यहाँ पे गोलाबारी हो रही है। जिस तरीके से नौजवान थे आगे खड़े हुए थे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार जो गोलाबारी है वो लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ किसान संगठन है वो यहाँ पर खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लगातार गोलाबारी। इस बीच यहाँ सड़कों के किनारे कुछ प्रदर्शनकारी हालात को और खराब करने की कोशिश में जुटे हैं। यहाँ तोड़फोड़ मची हुई है। यहाँ आंसू गैस का एक गोला भीड़ के आसपास आकर गिरता है, जबकि रैपिड एक्शन फोर्स भी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ गई है। अभी आपको जैसे मैंने दिखाया कि सारे अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार जो है वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और वहाँ स्थिति तनावपूर्ण ना रहे, उस स्थिति को काबू कर लिया जाए, भीड़ को जो है वो खदेड़ दिया जाए, तो उसके लिए पूरा जो है अभी प्रयास चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इस शंभू बॉर्डर पर अम्बाला की तरफ जो है दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये साफ कर दिया। पुलिस भी मोर्चा संभाले हुए है, फिर भी हालात काबू करना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने लोगों को किसी के भी बहकावे में न आने की सलाह दी है। सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। आपको बता दें कि यहाँ 1 घंटे में 3 बार हंगामा हुआ। अम्बाला के पास शंभू बॉर्डर पर कई बार हालात बेकाबू हुए। पुलिस भी यहाँ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए लोगों को आगाह करती दिखी। 5 या 5 से ज्यादा आदमियों का एक साथ इकट्ठे होना मना है। यहाँ आंसू गैस के खाली खोखे भी पड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस को हालात काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। आखिरकार स्थिति सामान्य होती है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी दिल्ली की ओर आने का मौका तलाशते दिखे। शंभू बॉर्डर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इस बार का किसान आंदोलन पिछले किसान आंदोलन से अलग है। इस बार के आंदोलन में पिछले किसान आंदोलन के नेता नदारद हैं। राकेश टिकैत बयान तो दे रहे हैं लेकिन आंदोलन में शामिल नहीं है। सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि इस बार किसान अलग मोर्चे, नए नेता अलग मांगों के साथ उतरे हैं। 2020-21 में जो आंदोलन हुआ था वो संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हुआ था, जबकि इस बार का आंदोलन किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के बैनर तले हो रहा है। 2020 में हुए किसान आंदोलन में छोटे बड़े 32 किसान संगठन शामिल थे, जबकि इस बार 50 छोटे बड़े किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का ऐलान किया है। पिछले किसान आंदोलन का मुद्दा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की गारंटी देने से जुड़ा था। वहीं इस बार किसान एमएसपी, पूर्ण कर्ज माफी, ज्यादा मुआवजा, पेंशन और लखीमपुर कांड के दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। पिछली बार हुए आंदोलन की अगुवाई जोगिंदर सिंह उग्राहा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बलबीर सिंह राजोवाल, डॉक्टर दर्शन पाल और राकेश टिकैत जैसे नेता कर रहे थे, जबकि इस बार आंदोलन का नेतृत्व किसान मजदूर मोर्चा के सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह दलेवाल कर रहे हैं। एक और खास बात यह कि पिछली बार पुलिस और प्रशासन इतना अलर्ट नहीं थी, जिसकी वजह से किसान दिल्ली तक पहुंचने में सफल रहे थे और करीब 1 साल तक डेरा डालकर बैठे रहे थे। इस बार किसान आंदोलनकारियों को दिल्ली के बाहर रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को पूरी तरह सील कर दिया है। तो आज जिस समय किसानों और पुलिस के बीच आर पार छिड़ी थी, उस समय बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे। सबसे बड़ा सवाल इस प्रदर्शन की टाइमिंग को लेकर कि आखिर इसी समय चुनाव से ठीक पहले प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। कहीं इस प्रदर्शन के पीछे सरकार विरोधी कोई तैयारी तो नहीं। वही हुआ जिसका डर था। किसान दिल्ली की तरफ बढ़े तो फिर वही तस्वीर देखने को मिली जिस बात का अंदेशा जताया गया। देखते ही देखते कल रात तक जिस शांति की बात कही जा रही थी, वो शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोलों के धुएं और पत्थरों की बौछार में कहीं गुम हो गई। जबकि किसान कहते रहे कि हम अभी भी बातचीत के मसले से मुद्दा सुलझाने के पक्ष में। हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। फिर आखिर शांतिपूर्ण आंदोलन की बात के बाद भी दिल्ली की सीमा पर डटे किसान कैसे भड़क गए? इस पर किसानों के मौजूदा आंदोलन की टाइमिंग पर सवाल है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले आंदोलन क्यों किया जा रहा है। ऐसे में किसान मुद्दों के जानकार मानते हैं कि इसके पीछे किसानों का एक डर भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2021 में आंदोलन खत्म करने के समय सरकार ने जो वादे किए थे, उनमें से कई वादे पूरे नहीं हुए। उन वादों को पूरा करने के लिए चुनाव से पहले दबाव बनाना सबसे बेहतर समय है। सूत्रों के मुताबिक कुछ किसान नेता संशय में हैं कि अगर अभी सरकार पर दबाव नहीं बनाया और नई सरकार आ गई तो फिर पहले से किए गए वादों से वो मुकर जाएगी। ऐसे में किसानों की मांगें धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन इस पूरे आंदोलन को जिस तरह से सियासी हवा मिल रही है, कहीं वो किसान आंदोलन की आड़ में 2024 की चुनावी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। हम ये क्यों कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए। किसान आंदोलन का ऐलान होते ही कांग्रेस ने पहले की तरह इस बार भी आंदोलन में हम साथ साथ हैं वाली दरियादिली दिखाई है। मैं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं, वो फिर से अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं। न्याय यात्रा के जरिए देश को जोड़ रहे राहुल गांधी ने भी कहा, मोदी सरकार देश को तोड़ रही है। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। उनके पीछे पीछे कांग्रेस नेता जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला और पवन खेड़ा ने भी प्रदर्शनकारी किसानों के पक्ष में जुबानी यलगार छेड़ी। कहा किसानों से दुश्मनी है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। आज किसानों की एक मांग है, जायज मांग है,
उन मांगों के साथ हम खड़े हैं। मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। अन्नदाता किसान की न्याय की हुंकार से डरी मोदी सरकार दमनकारी नीतियों की फिर याद दिला रही है। सियासत के इस यज्ञ में अरविंद केजरीवाल ने भी विरोध की आहुति डाली। दिल्ली सरकार ने बवाना स्टेडियम में अस्थायी जेल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। साफ कह दिया, किसान इस देश के अन्नदाता हैं और उन्हें जेल में डालना सही नहीं है। ऐसे में बवाना स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। इसी कड़ी में अगली सियासी प्रत्यंचा चढ़ाई अखिलेश यादव ने कहा, मोदी सरकार किसानों की आवाज दबाती है तो पिछले किसान आंदोलन में हीरो की भूमिका में रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को तगड़ी चेतावनी दे दी। जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। जिस दिन उन पर लाठी चल जाएगी या होगा तो ये और बढ़ जाएगा। इसको शांति से जाने दो, उनको बैठने दो, उनसे बातचीत करो। अगर उनके साथ में छेड़खानी नहीं करी तो ना किसान हमारे से दूर है ना हमारे से दिल्ली दूर है। कुछ इसी तरह से इन पार्टियों ने किसान आंदोलन को लेकर पिछली बार भी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। इन सब के बीच जिस तरह की तस्वीरें आज किसान आंदोलन के दौरान दिखाई पड़ी, उसके बाद सरकार ने कहा कि इसमें साजिश भी हो सकती है। कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो, पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। किसान देश के अन्नदाता हैं, उनकी जायज मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किसानों की मांग की आड़ में देश विरोधी ताकतें और देश के ताने बाने को तोड़ने का कुचक्र रचने वाले कामयाब न हो पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुस्लिम मुल्कों में बड़ा रुतबा रखने वाले इस खाड़ी देश में फिलहाल मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से राजकीय स्वागत किया, तो यूएई में रहने वाले भारतीय भी हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए अहलन मोदी कार्यक्रम में इकट्ठा हो चुके हैं। हम आपको पीएम मोदी के यूएई दौरे और अहलन मोदी कार्यक्रम के बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले देखिए आज जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति नायान अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मिले तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई। तो दुनिया के तमाम देश इस दोस्ती से जल सकते हैं क्योंकि पिछले 7 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति नायान से ये 5वीं मुलाकात है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति नायान को अपने शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद कहा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि का ऐलान हुआ। साथ ही यूएई में यूपीआई की शुरुआत भी दोनों नेताओं के सामने हुई। पीएम मोदी ने मुस्लिम मुल्क यूएई में उनके एक अनुरोध पर मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रपति नायान को धन्यवाद दिया। अहलन मोदी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भारतीय जुटे हैं। इसमें सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति नायान की सराहना की है। यूएई में यूपीआई रुपे कार्ड की भी शुरुआत हुई है, तो ये दौरा कई मायनों में खास और अहम माना जा रहा है। और अहलन मोदी में इस कार्यक्रम में जिस तरह से सहयोग मिला है यूएई का, उसको लेकर पीएम मोदी ने सराहना भी की है। भारत यूएई के बीच कई समझौते इस मुलाकात के दौरान हुए हैं। यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त हैं और भारत यूएई में द्विपक्षीय बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान कई अहम समझौते हुए। यूएई में यूपीआई रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। दुनिया में बड़ा प्रभाव रखने वाले 2 अहम मुल्कों के नेता पूरी गर्मजोशी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। यूएई की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है।
पिछले 7 महीने में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये 5वीं मुलाकात है, जो बताती है भारत और यूएई की दोस्ती कितनी गहरी और मजबूत हो चुकी है। यही वजह है प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई में भव्य स्वागत और दोस्ताना माहौल देने के लिए राष्ट्रपति नाहयान का शुक्रिया अदा किया। अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं, ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे तो पहले से ही मजबूत दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने का रोड मैप तैयार किया गया, जिसका ऐलान दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुआ भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दोस्ती का नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण को लेकर यूएई को धन्यवाद किया, तो वहीं यूएई में जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ उसको बताते हुए पीएम मोदी ने भारत और यूएई के बीच दोस्ती की मिसाल भी दी और साथ ही भारत और यूएई के बीच में कई अहम समझौते हुए हैं और इसी के साथ यूएई के राष्ट्रपति ने भारत के यूपीआई की शुरुआत भी संयुक्त अरब अमीरात में कर दी है। अब इन तस्वीरों को देखिए, भारत का यूपीआई अब यूएई में भी चलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुद यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान ने इसकी शुरुआत की है। इससे यूएई में मौजूद 35 लाख से ज्यादा भारतीयों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नए युग की शुरुआत बताया है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति नाहयान की ये केमिस्ट्री देखकर पाकिस्तान का दिल जरूर जल रहा होगा, क्योंकि जो मुल्क पाकिस्तान को सिर्फ खैरात मांगने वाला देश समझता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7वीं बार स्वागत कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर एक मुस्लिम मुल्क में इतने बड़े और भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए भी राष्ट्रपति नाहयान को धन्यवाद दिया। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहाँ बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और यूएई के बीच होने जा रही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को सिर्फ भारत और यूएई के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जाहिर की थी, और अपनी इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी इसका रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, अबू धाबी। तो आपको हमने दिखाया किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई में भव्य स्वागत हुआ, और जी न्यूज की टीम इस वक्त अबू धाबी में मौजूद है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे का हम सीधा रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या खास तैयारियां इस मौके पर वहां पर वो देख रहे हैं। विशाल, तैयारियों के बारे में बताइए, कैसी तैयारियां वहां पर? मल्लिका, देखिए, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के इस जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आएंगे, जहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। अहलन मोदी ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, इसे नाम दिया गया है। बड़ी संख्या में भारतीय यहां पर पहुंच रहे हैं जो यूएई के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। ये स्टेडियम आपको पूरी तरह से यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। भारतीय बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से भारत की बात सुनाएंगे पूरी दुनिया को। और खासतौर पर जो लोग अबू धाबी में हैं इस वक्त इस कार्यक्रम में, वो सभी प्रधानमंत्री सुनने को लेकर काफी उत्सुक भी है, क्योंकि पीएम मोदी इस कार्यक्रम से पहले यहाँ पर आप देखिए कितना उत्साह है लोगों में। आप जी न्यूज का कैमरा देखते हैं, यहाँ पर लोग हाथ हिलाकर
भारत के लोगों को यहाँ से अभिवादन भेज रहे हैं, तिरंगा लेकर लोग आए हुए हैं, लोग मोदी मोदी यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो देखिए मल्लिका, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर अहलन मोदी कार्यक्रम से पहले यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की और यह मुलाकात कई मायनों में अहम रही है। भारत और यूएई के बीच एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट का ट्रीटी भी हुआ है। इसके अलावा यूपीआई और रुपे कार्ड को लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद किया कि बिना उनके सहयोग के यहाँ पर इतना बड़ा हिंदू मंदिर नहीं बन सकता था। और आपको बता दें कि जिस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अबू धाबी में, उसके लिए जमीन यूएई की सरकार ने मुफ्त में दी है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पूरा मंदिर भारत और यूएई के बीच में दोस्ती की नई अध्याय लिखने वाला भी यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, एक नया मंदिर कहा जा सकता है। एक बार तस्वीरें मैं और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से लोगों में जबरदस्त उत्साह है, लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इनकी ऑडियो में आपको सुनाऊं। देखिए मल्लिका, यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, हाथ में तिरंगा लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। ये भारतीयों का उत्साह है, ये भारतीयों का जोश है। इस वक्त आप देख सकते हैं अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में, यहाँ पर लोगों से बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर आप मल्लिका, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो इस बात के भी नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार तो है ही, इसके साथ ही साथ 2024 को लेकर भी यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग भारत को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। ये खास तस्वीरें हैं, भारतीय समुदाय के लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर कोने कोने से आए हुए स्कूली छात्र छात्राएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। ये तस्वीरें मैं आपको जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम के दिखा रहा हूँ। मोदी मोदी के नारे यहाँ पर चारों तरफ लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 7वां यूएई का दौरा है जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरे को लेकर ही काफी उत्साह है। पूरा स्टेडियम मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से लोगों की भीड़ से भरा हुआ है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का ही समय बचा हुआ है। और उससे पहले यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, भारतीयों का उत्साह देखिए, किस कदर इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यहाँ पर हमने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे और अब आप देखिए कि किस तरह से सिर्फ जहाँ पर भी लोग देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिलन शाह, मेरा नाम मिलन शाह है। अहलन मोदी, अहलन मोदी। अहलन मोदी क्या है? अहलन मोदी इज द पब्लिक एड्रेस। It's a temple inauguration event inaugurated by Narendra Modi, our beloved Prime Minister. He is giving a very huge applause from the Indian public. Narendra Modi, भारत माता की, भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लोग लगा रहे हैं और ये तस्वीरें भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। मोदी मोदी के नारे अब यहाँ पर लग रहे हैं। मल्लिका, इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यहाँ से भारतीयों को संबोधित करेंगे और फिर 14 फरवरी को कल अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, अहलन मोदी ये कार्यक्रम जिसे अब से कुछ ही देर में संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी, वहां से सीधी तस्वीरें विशाल पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें, अरब भाषा में अहलन मोदी का मतलब हेलो मोदी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का पहले ही किया गया जब वो वहां पर पहुंचे। और यहाँ पर भी कितनी खूबसूरत तैयारियां नजर आ रही हैं, भारत की संस्कृति की झलक यहाँ पर नजर आ रही है और सभी को बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का इंतजार है। Z News।